सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 17 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो आंसर होगा रतन टाटा जी को। तो टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा जी को भी प्रतिष्ठित पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो उन्हें उनके उत्कृष्ट परोपकारी योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया। और पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार का नाम आपको पता है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है। और ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने सामाजिक कल्याण और मानवीय कल्याण के लिए असाधारण योगदान दिया हो। और आपको पता ही है रतन टाटा जी ने अपनी इनकम का आधे से ज्यादा हिस्सा दान में दिया है। रतन टाटा जी, इन्हें सन 2000 में पद्म भूषण मिला, सन 2008 में पद्म विभूषण मिला। अब इंतजार है तो भारत रत्न का, पता नहीं सरकार ने अभी तक क्यों नहीं दिया, ये समझ से बाहर है। बाकी आपको पता है पिछले साल 2023 में ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी इनको मिल चुका है, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। बस भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलना बाकी है। उसके अलावा महाराष्ट्र सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार भी इनको मिला था। और इनकी ऑटोबायोग्राफी है रतन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। और पीवी नरसिम्हा राव जी से भी आपको याद आएगा अभी 2024 में ही इन्हें भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। बाकी श्रीनिवासन स्वामी की बात करें तो 2024 का IAA गोल्डन कंपास अवार्ड मिला इनको। अमिताभ घोष इरास्मस पुरस्कार 2024 मिला। और रिकेन यामामोटो ये जापान के हैं, अभी 2024 का प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार इन्होंने जीता। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो आंसर होगा NK सहगल। तो अभी केंद्र सरकार ने नवनीत कुमार सहगल को यानी कि NK सहगल को प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे किनका स्थान लेंगे? A सूर्य प्रकाश का। और इस प्रकार वे प्रसार भारती के 7वें अध्यक्ष होंगे। उनका कार्यकाल 3 साल का होगा या 70 वर्ष आयु, जो भी पहले हो। तो इस तरह से एक और प्रश्न आपका क्लियर हो जाता है कि प्रसार भारती के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल या 70 वर्ष आयु, जो भी पहले हो, इतना होता है। प्रसार भारती की बात करें तो ये एक वैधानिक स्वायत्त संस्था है और ये देश का सरकारी प्रसारण केंद्र है। इसकी स्थापना होती है 23 नवंबर 1997 में। और आकाशवाणी, जिसे आप ऑल इंडिया रेडियो कहते हो, और दूरदर्शन, ये इसके प्रमुख घटक हैं। अच्छा, प्रसार भारती के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो निखिल चक्रवर्ती थे। और इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? शशि शेखर वेम्पति है। बाकी आप जानते हो राहुल सिंह, ये भी CBSE बोर्ड के नए अध्यक्ष बने। अजय माणिकराव खानविलकर भारत के नए लोकपाल बने। और किशोर मकवाना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के ये अभी नए अध्यक्ष बने थे। ये बिल्कुल लेटेस्ट अपॉइंटमेंट मैंने आपको रिवाइज करवाए हैं, इनको भी ध्यान में रखना। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया। तो आंसर होगा 16 मार्च को। तो हर साल 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे के रूप में मनाया जाता है। इसे इम्यूनाइजेशन डे भी कहते हैं। और 16 मार्च को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 16 मार्च 1995 में देश में ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी। और इसी दिन भारत को पोलियो मुक्त बनाने के लिए सरकार ने पल्स पोलियो अभियान शुरू किया था। और आप जानते ही हो भारत 2014 में पोलियो मुक्त हो चुका है। तो लोगों को टीकाकरण के महत्व को समझाने, उसके बारे में जागरूक करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। वैसे एक विश्व टीकाकरण सप्ताह भी हम मनाते हैं, वो अप्रैल के अंतिम सप्ताह को मनाया जाता है, यानी कि 24 से लेकर 30 अप्रैल तक। आपको पता है विश्व का सबसे पहला टीका किसने खोजा था? एडवर्ड जेनर ने। और किसका? चेचक का। जबकि रेबीज का टीका खोजा था लुई पास्चर ने। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन आ गया, देखो। चलो फिर मार्च के सारे इंपॉर्टेंट डेज में आपको रिवाइज कराता हूं। अगर याद है तो साथ साथ बोलना ताकि ये आपको याद हो जाए। जैसे कि 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस होता है, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। 1 मार्च को ही विश्व समुद्री घास दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस। 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 5 मार्च को अंतरराष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और प्रसार जागरूकता दिवस। 7 मार्च को जन औषधि दिवस। 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस यानी कि नो स्मोकिंग डे। 14 मार्च को अभी वर्ल्ड किडनी डे। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। 15 मार्च को अंतरराष्ट्रीय इस्लामोफोबिया दिवस भी मनाया गया। और अब ये 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया। तो ये ध्यान रखना पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में स्पिन सर्विस इजाद करने वाले पूर्व शटलर व विंग कमांडर का निधन हो गया, नाम बताओ। तो आंसर होगा सतीश भाटिया। तो पूर्व भारतीय शटलर यानी कि बैडमिंटन प्लेयर
और विंग कमांडर भी रह चुके हैं ये रिटायर्ड सतीश भाटिया, लेकिन अभी इनका 81 साल की उम्र में निधन हो गया। वे 1964 में भारतीय वायुसेना में कमीशन प्राप्त AN-12 ट्रांसपोर्ट पायलट थे और उन्होंने 1993 में आखिरी बार विमान उड़ाया था और 3 बार थॉमस कप खेलने वाले सतीश को स्पिन सर्विस इजाद करने का श्रेय भी दिया जाता है। थॉमस कप आपको पता ही है, पुरुषों का जो बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है उसे थॉमस कप कहा जाता है और जो महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है उसे उबेर कप कहा जाता है। अब निधन वाला क्वेश्चन है, तो अभी हाल ही में कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के निधन हुए, वो मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। तो जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीवी, इनका निधन हो गया। गजल गायक पंकज उदास का निधन हो गया। कर्नाटक के पूर्व जूनियर क्रिकेटर थे के होयसला, इनका भी 34 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। डॉक्टर आर नित्या आनंद, भारत की पहली मौखिक यानी कि ओरल गर्भ निरोधक गोली थी सहेली, उसकी खोज करने वाले थे ये डॉक्टर नित्या आनंद, इनका भी निधन हो गया। शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे का निधन हो गया। मशहूर उर्दू गायक मुनव्वर राणा का निधन हो गया और मनोहर जोशी, महाराष्ट्र के ये पूर्व मुख्यमंत्री थे, निधन हो गया। प्रसिद्ध जैन आचार्य विद्यासागर महाराज जी का निधन हो गया। देश के सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर थे दत्ताजी राव गायकवाड़ सयानी, इनका निधन हो गया। प्रसिद्ध रेडियो प्रस्तोता थे अमीन सायानी, इनका निधन हो गया। वे प्रसिद्ध कार्यक्रम बिना का गीतमाला के लिए जाने जाते थे। और भारत के सबसे उम्रदराज सांसद और समाजवादी पार्टी नेता शफीकुर रहमान का निधन हो गया। तो ये भी हाल ही में कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जिनका निधन हुआ, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री कौन बने, तो आंसर होगा मोहम्मद मुस्तफा। तो इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष के बीच फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री जो थे अभी तक मोहम्मद शैते, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब यहाँ पे नए प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद मुस्तफा। फिलिस्तीन के जो राष्ट्रपति हैं महमूद अब्बास, उन्होंने इनको पद की शपथ दिलाई है। मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये जो गाजा पट्टी वाला जो एरिया हो गया और ये वेस्ट बैंक वाला, अब यही फिलिस्तीन है, बाकी वाला इजराइल कहलाता है। और यहाँ गाजा पट्टी में जो हमास है वो बमबारी करता रहता है, यहाँ पे यही चलता रहता है मामला, कभी ये इस पे अटैक करता है, फिर ये हमला करता है। और यहाँ की कैपिटल कही जाती है जेरूसलम। और एक याद रखना, एक मस्जिद बड़ी फेमस है यहाँ पे, अल अक्सा मस्जिद, वो यहीं पर है। तो सिंपल सा एक लाइन में याद रखेंगे, फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बने मोहम्मद मुस्तफा। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स में आपको रिवाइज करा रहा हूँ जो अभी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बने यहाँ पे। तो तामस सुलियो ये हंगरी के प्रेसिडेंट बने। बाकी आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट बने। अहमद अवद बिन यमन के प्रधानमंत्री बने। नयाब बुकेले अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट बने। ओल्जास बेक्टेनोव ये कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने। अलेक्जेंडर स्तब ये बने। अजाली असोमानी ये कोमोरोस के प्रेसिडेंट बने। बर्नार्डो एवरेलो ये ग्वाटेमाला के नए प्रेसिडेंट बने। लाई चिंग ते ताइवान के प्रेसिडेंट बने। गैब्रियल एटल ये फ्रांस के सबसे युवा व पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने। और सुक्सेस मसरा चाड के नए प्रधानमंत्री बने, जबकि फेलिक्स त्सोसिकेदी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के ये प्रेसिडेंट बने। तो ये 2024 के सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट मैंने आपको एक साथ रिवाइज करा दिए। जहां पर भी अभी जिस भी देश में कोई प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट बनाए वो सारे यहाँ पे आ गए हैं 2024 के। तो ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में जारी DHL ग्लोबल कनेक्टेडनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है, तो आंसर होगा 62 नंबर पे। तो DHL ग्लोबल कनेक्टेडनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत इस इंडेक्स में 62वें स्थान पर है, 62 नंबर पर है। ये रिपोर्ट 2011 से हर साल जारी हो रही है और ये रिपोर्ट जर्मन लॉजिस्टिक कंपनी DHL के द्वारा शुरू की गई और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस के द्वारा तैयार की गई। ये रिपोर्ट क्या बताती है कि किस देश की कनेक्टिविटी दूसरे देशों से कैसी है, जैसे कि क्या वहां से जल कनेक्टिविटी है यानी कि शिप वगैरह से, हवाई मार्ग से यानी कि एरोप्लेन वगैरह से, और या फिर रोड कनेक्टिविटी, या यूं कहूं कि कौन सा देश कितने देशों से जुड़ा हुआ है। जो देश सबसे ज्यादा देशों से जुड़ा हुआ है यानी कि सबसे ज्यादा देशों से उसकी कनेक्टिविटी है, तो उसे यहाँ पे अच्छी रैंक दी गई है। तो मतलब इन सभी फैक्टरों को ध्यान में रख करके ये इंडेक्स तैयार किया गया। तो 2024 में भारत की रैंक 62 है, 181 देश। टॉप पे सिंगापुर है, यानी कि विश्व स्तर पर सबसे अधिक जुड़ा हुआ देश सिंगापुर को बताया गया।
दूसरे नंबर पे नीदरलैंड और फिर आयरलैंड। और इसके अनुसार दुनिया में सबसे अधिक जुड़ा हुआ क्षेत्र कौन सा बताया गया, तो आंसर होगा यूरोप। चलो एक बार फिर मैं आपको 2024 के अभी तक जितने भी इंडेक्सेस हमने पढ़े हैं वो सारे रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अभी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 आया था, उसमें भारत 93 नंबर पे है, तो टॉप पे डेनमार्क है। इसको जारी किया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 आया अभी, इसमें सबसे स्वच्छ शहर में 2 हैं, इंदौर और सूरत। लेकिन 1 लाख से कम आबादी में पूछेंगे तो महाराष्ट्र का शाश्वत टॉप पर है। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड मध्य प्रदेश का महू छावनी बोर्ड है। राज्यों में सबसे टॉप पर महाराष्ट्र है, फिर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ है। सबसे स्वच्छ गंगा शहर वाराणसी और प्रयागराज है, और सफाई मित्र शहर चंडीगढ़। अभी हिम तेंदुआ रिपोर्ट आई थी 2024 और पहली बार जारी की गई है। इसमें बताया कि देश में टोटल कितने हिम तेंदुए यानी कि स्नो लेपर्ड है तो 718 है। सबसे ज्यादा लद्दाख में है 477 और सबसे कम जम्मू कश्मीर में है 9। अभी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग आई, मतलब इसमें बताया कि सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम वाला शहर कौन सा है, तो टॉप पे लंदन है। भारत से बंगलुरु इसमें 6ठे स्थान पर है। लोकतंत्र सूचकांक डेमोक्रेसी इंडेक्स आया, जिसको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया। इसमें भारत 41 नंबर पर है, तो टॉप पे नॉर्वे है। और वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 आया, इसमें भारत 42 नंबर पर है, तो टॉप पे अमेरिका है। इसको यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जारी किया। अभी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 आया, इसको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने जारी किया। इसमें भारत 108वें स्थान पर है, तो टॉप पे डेनमार्क है। और उसी तरह से यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया, उसमें भारत 134 नंबर पर है और टॉप पे स्विट्जरलैंड है। तो ये अभी तक 2024 के आपके इंडेक्सेस हैं, वो सारे मैंने आपको रिवाइज करा दिए। इसी तरह से मैं आपको बार बार रिवाइज कराता हूँ, और पूरे साल का यानी कि स्टार्टिंग जनवरी से ही रिवाइज करवाता हूँ, चाहे वो मिलिट्री एक्सरसाइज हो, चाहे वो इंडेक्सेस हो, चाहे वो बुक्स वाला प्रश्न हो। और इतनी बार आपका रिवीजन करवा देता हूं ना कि चीजें आपको याद होने लगती है। आप देखते ही उत्तर बता देते हो एग्जाम में, आपको सोचना भी नहीं पड़ता, दूसरे ऑप्शन भी नहीं देखने पड़ते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप ही में से वो स्टूडेंट कह रहे हैं जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट है, ये उनके रिव्यूज हैं। तो रिवीजन का यही तो फायदा है। और अगर आप भी अभी जनवरी से वापस से रिवीजन करना चाहते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका, तो मैंने रिवीजन वाले वीडियोस भी फिर से बनाना स्टार्ट कर दिया। बीच में हाँ कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो वीडियोस नहीं तैयार हो पाते टाइम की कमी के कारण। लेकिन आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सीधा आपको मिल जाए। तो जनवरी 2024 से स्टार्टिंग से अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। या कोई स्टूडेंट जिन्होंने अभी पढ़ना स्टार्ट किया है, वो सोच रहे हैं कि पिछले 3 महीने का कैसे तैयार करूं, तो वो वीडियो आपके लिए मित्र का काम करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट वहां पे चीजें बताऊंगा, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्योंकि वो रिवीजन वीडियो है, डिटेल्ड वीडियो नहीं है। और हाँ, अगर कंटेंट अच्छा लगता है, मेहनत अच्छी लगती है, तो प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ में से शेयर जरूर करना। आज की वीडियो को हम लाइक का टारगेट रखते हैं 7000 लाइक का, तो प्लीज लाइक करना मत भूलना। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस बनाने वाला पहला राज्य कौन सा होगा, तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र सरकार ने कश्मीर में महाराष्ट्र गेस्ट हाउस के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी है, और इस तरह आर्टिकल 370 के हटने के बाद महाराष्ट्र जम्मू कश्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस बनाने वाला पहला राज्य होगा। कितनी जमीन खरीद रहा है, तो 2.5 एकड़ भूमि। और ये गेस्ट हाउस कश्मीर के बडगाम जिले के इच्छ गांव में बनाया जाएगा। और ये सब क्यों किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, तो महाराष्ट्र के पर्यटकों और अधिकारियों के लिए आरामदायक आवास और सुविधाएं प्रदान करना। आपको बताएं 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के चलते यहाँ पे कोई बाहरी व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता था। केवल जो स्थायी निवासी है वही राज्य में जमीन खरीद या बेच सकते थे, पर अब ऐसा नहीं है। तो अब आपको याद रखना है, प्रश्न क्या है हमारा, जम्मू कश्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस बनाने वाला पहला राज्य ये बना है महाराष्ट्र। अच्छा, एक और प्रश्न यहाँ पे बन सकता है कि महाराष्ट्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के अलावा किस स्थान पर महाराष्ट्र भवन बनाने का निर्माण लिया, तो फिर आंसर हो जाएगा अयोध्या। अब बात महाराष्ट्र की है, तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। देखो, इसकी कैपिटल मुंबई हो गई, और मुख्यमंत्री कौन है, एकनाथ शिंदे, और गवर्नर कौन है, रमेश बैस। अभी आपको याद होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6ठा संस्करण हुआ था तमिलनाडु में, जिसका शुभंकर वीर मंगाई था, और इसमें टॉप पे महाराष्ट्र ही रहा था। और इसी तरह से आपने पढ़ा होगा अभी रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता था, मुंबई ने जीता था, वो भी याद रखो। बाकी नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना महाराष्ट्र ने शुरू किया,
और भारत में लीगो वेधशाला ये कहाँ पे बनेगी? महाराष्ट्र के हिंगोली में बनेगी। देश का पहला महिला रेलवे स्टेशन ये माटुंगा रेलवे स्टेशन है जो आपको मिलेगा मुंबई में। पहला हल्दी सम्मेलन ये भी मुंबई में हुआ था। महाराष्ट्र ने अभी लेक लाड़की योजना शुरू की थी, इसका मतलब होता है प्यारी बेटी योजना। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2000 मुंबई में हुआ था, तीसरा संस्करण था। विश्व मसाला कांग्रेस का भी 14वां संस्करण ये भी हुआ था मुंबई में। दुनिया का पहला बैम्बू क्रैश बैरियर ये कहाँ पे इंस्टॉल किया गया? तो महाराष्ट्र हाईवे पर, जिसका नाम बाहुबली है। और इसी तरह अभी भारत का सबसे लंबा सी ब्रिज ये मुंबई में ही बना है, जिसका नाम अटल सेतु रखा है, या इसे मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के नाम से भी जानते हैं, जिसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ेगा ये। और इसी तरह से बांद्रा वर्सोवा सी लिंक का नाम वीर सावरकर जी के नाम पे रख दिया। औरंगाबाद शहर का नाम छत्रपति संभाजी नगर कर दिया। अहमदाबाद नगर जिले का नाम अहिल्याबाई होलकर के नाम पे कर दिया गया। तो ये पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में किसे चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा ग्रीष्मा ठाकुर और रितिका चोपड़ा को। तो वर्ष की उत्कृष्ट महिला मीडिया पर्सन के लिए ये चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया जाता है। तो अभी 2024 के लिए ये पुरस्कार दिया गया स्वतंत्र पत्रकार ग्रीष्मा ठाकुर को और इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार रितिका चोपड़ा को। तो इस पुरस्कार की स्थापना 1980 में मीडिया फाउंडेशन के द्वारा की गई थी और अभी ये दिया गया, इन दोनों के नाम याद रखना, ग्रीष्मा ठाकुर और रितिका चोपड़ा को। अच्छा चलो, कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो एक यतिन भास्कर दुग्गल का नाम हमने पढ़ा था अभी, राष्ट्र युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार जीता। जोया अख्तर व अस्मा खान लंदन में इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड मिला। खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार मिला भारत को। क्रिस्टीना पिस्कोवा जो चेक रिपब्लिक की है, मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब मिला। रिकेन यामामोटो 2024 में प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार मिला। अमिताभ घोष इरास्मस पुरस्कार 2024 मिला। श्रीनिवासन स्वामी की बात करें 2024 का IAA गोल्डन कंपास पुरस्कार मिला। द्रौपदी मुर्मू जी की बात करें मॉरिशस में डॉक्टरेट की उपाधि मिली। और ग्रीष्मा ठाकुर और रितिका चोपड़ा ये तो अभी हमने पढ़ाई। रतन टाटा जी भी हमने पढ़ लिया। PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार मिला। और संविता कंसवाल की बात करें, पर्वतारोही थी ये उत्तराखंड से, अभी मरणोपरांत तेंजिंग नॉर्गे पुरस्कार 2022 इनको मिला था। तो यहाँ पे 10-11 इंपॉर्टेंट अवार्ड भी मैंने आपको अभी लेटेस्ट वाले रिवाइज कराए, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में बहरीन ग्रैंड प्री का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन ने। तो याद रखना, रेड बुल के ड्राइवर है ये मैक्स वर्स्टपन, और अभी इन्होंने ही इस साल की पहली यानी कि 2024 की पहली फॉर्मूला 1 रेस है ये बहरीन ग्रैंड प्रीस का खिताब जीत लिया है। अच्छा, इसके अलावा अभी सऊदी अरब ग्रैंड प्री का आयोजन भी किया गया और ये 2024 की दूसरी फॉर्मूला 1 रेस है और उसको भी जीत लिया मैक्स वर्स्टपन ने ही। तो इस साल की ये दोनों फॉर्मूला 1 रेस हो चुकी है और दोनों को मैक्स वर्स्टपन ने जीता। रेड बुल के ड्राइवर है, ये याद में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना की घोषणा की है? तो आंसर होगा ई मोबिलिटी योजना। तो अभी केंद्र सरकार के जो भारी उद्योग मंत्रालय है, जिसके मंत्री कौन है? महेंद्र नाथ पांडे। अभी इस भारी उद्योग मंत्रालय ने ही इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ये ई मोबिलिटी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी योजना शुरू की है। तो इसमें क्या होगा, जो 2 व्हीलर्स होते हैं, जो 3 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं, उन पर सब्सिडी दी जाएगी। 2 व्हीलर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे उन पे तो 10,000 रुपए की, 3 व्हीलर व्हीकल पे 25,000 रुपए की, और 3 व्हीलर में जो कमर्शियल व्हीकल होते हैं, जो भारी वाहन होते हैं जैसे कि टेम्पो वगैरह ये होते हैं, तो उन पे 50,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। और ये योजना 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 जुलाई 2024 तक के लिए है और इसके लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। और ये योजना किसे रिप्लेस करेगी ये पूछेंगे तो फेम योजना को, जिसे भारी उद्योग मंत्रालय ने ही शुरू किया था, आपको याद होगा, जिसका उद्देश्य भी यही था, सब्सिडी देकर के इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना। एक्चुअली में फेम योजना के 2 चरण हुए। पहला चरण यानी कि पहला जो फेज था वो 2015 से लेकर 2019 तक चला। फिर दूसरा चरण ये 2019 से लेकर 2022 तक था, लेकिन फिर उसे बढ़ा दिया गया, बढ़ा करके 31 मार्च 2024 तक कर दिया गया। अब जैसे 31 मार्च 2024 में ये खत्म हो रही है, उसके बाद 1 अप्रैल 2024 से ये दूसरी योजना शुरू कर दी गई, ई मोबिलिटी योजना, और वो मैंने आपको समझा दिया डिटेल में, तो ये ध्यान में रखना। तो गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन।
कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। अभी मैं आपको कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करवा देता हूं, फिर सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया? 15 मार्च को। फिर पूछा कि इजराइल वॉर डायरी नाम की बुक को किसने लिखा? विशाल पांडे ने। फिर पूछा समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 का आयोजन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा ओमान की खाड़ी में। चाइना, ईरान और रशिया के बीच में हुआ ये। फिर पूछा भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स केंद्र का उद्घाटन कहां पे किया गया? भुवनेश्वर में। फिर पूछा दुनिया का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन, इसे किस कंपनी ने लॉन्च किया? तो कॉग्निशन। फिर पूछा भी महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर क्या करने का फैसला किया गया? अहिल्यानगर। फिर पूछा भी किस देश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई? तो मॉरिशस। फिर पूछा भी लक्ष्मी नारायण रामदास का निधन हो गया, वे क्या थे? वे हमारे पूर्व नौसेना प्रमुख थे। अभी चर्चा में रही एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की? हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति रहे रामनाथ कोविंद जी ने। और आखिरी प्रश्न पूछा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए भी कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो प्रधानमंत्री सूरज पोर्टल। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन कहां पे किया? तो आंसर होगा चंडीगढ़ में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। यह आज का आपका होमवर्क प्रश्न है।